क्रिस्टोफर नोलन की ओपेनहाइमर का एक सीन है जिसमें ओपेनहाइमर यानी सिलियन मर्फी जो हैं वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिस्तर पर हैं। उनकी गर्लफ्रेंड ने एक भी कपड़ा नहीं पहना हुआ है और वो गर्लफ्रेंड उनके बुक शेल्फ की तरफ बढ़ती हैं और वहां से भगवत गीता निकाल कर आती हैं। भगवत गीता को खोलती हैं और उनसे पूछती हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। ओपेनहाइमर जिनका किरदार सिलियन मर्फी निभा रहे हैं वो कहते हैं, मैं मौत हूं, मैं दुनिया को तबाह करने वाला यानी सृष्टि का संहारक हूं। गर्लफ्रेंड फिर से पूछती है, नहीं मुझे बताओ संस्कृत में क्या लिखा है। और उसके बाद दोनों एक दूसरे के होश में आ जाते हैं। इस सीन को छोड़ के यह फिल्म एक मास्टरपीस है। इनफैक्ट इस सीन की बात भी की जाए तो हो सकता है कि सिनेमैटिक नजरिए से कुछ लोगों को इसमें एक बहुत खूबी दिखाई दे रही हो, मगर एक इंडियन होने के नाते दोस्तों, जिसकी जिंदगी का हिस्सा भगवत गीता रही है, भगवत गीता को मैं बिस्तर पर इस तरह से नहीं देखता हूं जिस तरह से ओपेनहाइमर में दिखाया गया है। मगर अगर कहा जाए दोस्तों तो ओपेनहाइमर क्रिस्टोफर नोलन की मास्टरपीस है। हेलो, वेलकम, खुशामदीद, नमस्कार। आप देख रहे हैं फिल्मी बातें विद अभिसार और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं क्रिस्टोफर नोलन की ओपेनहाइमर का रिव्यू। फिल्मी बातें विद अभिसार। आप में से जो लोग नहीं जानते, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर वो शख्स था जिसने अमेरिका के एटम बॉम्ब के लिए रिसर्च किया था। उन्होंने लॉस एलमोस नाम की एक जगह में कई वैज्ञानिकों के साथ मिलकर एटम बॉम्ब बनाया था। वो एटम बॉम्ब जो 6 से 9 अगस्त के बीच 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में गिराया गया था, जिसमें लाखों लोग मारे गए। ओपेनहाइमर को श्रेय दिया जाता है यह बॉम्ब बनाने का, मगर इसके बावजूद ओपेनहाइमर हमेशा से ही अपराध में जी रहे होते हैं कि उनकी इस रिसर्च की वजह से लाखों लोगों की जान चली गई। खासकर इस बात की पृष्ठभूमि में कि यह बॉम्ब दरअसल बनाया जा रहा था जर्मनी के लिए, क्योंकि अमेरिकी इंटेलिजेंस को यह पता चल गया था कि जो नाजी जर्मनी है उनके वैज्ञानिक एटम बॉम्ब बना रहे हैं, इसीलिए यह होड़ लग जाती है। मगर होता क्या है कि जर्मनी में हिटलर आत्महत्या कर लेता है। जापान तब भी लड़ रहा होता है, मगर जापान कुछ दिनों बाद हारने वाला होता है। बावजूद इसके अमेरिका जापान में 2 शहरों में एटम बॉम्ब गिरा देता है। लाखों लोग उस वक्त मारे जाते हैं और आज तक उससे जो रेडिएशन हुए थे उससे अब भी कई लोगों को बीमारियां हो रही हैं। ओपेनहाइमर इस फिल्म में दोस्तों एक जगह एल्बर्ट आइंस्टाइन से मिलते हैं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के एल्बर्ट आइंस्टाइन से, और वो अपने रिसर्च के बारे में एल्बर्ट आइंस्टाइन से बात कर रहे होते हैं। यहां पर एल्बर्ट आइंस्टाइन उनसे कहते हैं कि देखिए, अगर आपने एटम बॉम्ब जापान में गिरा दिया तो हो सकता है उस चेन रिएक्शन से, यानी कि हवा के जरिए वो रेडिएशन फैलेगी और उससे पूरी पृथ्वी बर्बाद हो जाएगी। चेन रिएक्शन इस शब्द का जिक्र किया जाता है। फिल्म के क्लाइमैक्स में जाके ओपेनहाइमर कहते हैं कि बेशक उन 2 धमाकों से 2 शहर बर्बाद हुए, मगर एक चेन रिएक्शन तो शुरू हो गया है ना। और वो चेन रिएक्शन हम आजकल अपने आसपास देखते हैं, क्योंकि आज की तारीख में कई देशों के पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं और उनमें से एक न्यूक्लियर बॉम्ब पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। यह है ओपेनहाइमर की विरासत। और फिल्म के अंदर भी वो इस बात को बखूबी जानते थे कि उनका यह बॉम्ब दुनिया को किस खतरे में डालकर जा रहा है। वो चीज उन्हें लगातार कचोटती रहती है और यह है वो फिल्म। दरअसल यह फिल्म 2 समानांतर ट्रैक्स पे चलती है दोस्तों। एक ट्रैक जिसमें ओपेनहाइमर और उनकी पूरी टीम बॉम्ब बना रही होती है और उसके बाद इसका इस्तेमाल जापान में होता है, और दूसरी तरफ ओपेनहाइमर को देशद्रोही साबित करने के लिए एक कानूनी प्रक्रिया चल रही होती है, लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही होती हैं, क्योंकि ओपेनहाइमर पर यह आरोप लगाया जा रहा होता है कि वो एक वामपंथी, एक कम्युनिस्ट थे। और यही नहीं दोस्तों कि उन्होंने रूस के लिए जासूसी की होती है, यानी कि ओपेनहाइमर
जिन्होंने 1945 में जिनके बॉम्ब ने जापान को नेस्तनाबूद कर दिया था और वर्ल्ड वॉर टू खत्म कर दिया था, उन्हें कुछ ही सालों में देशद्रोही साबित करने की कोशिश की जा रही होती है। क्यों? क्योंकि उन्हीं के वैज्ञानिक समुदाय के कुछ लोग उनसे ईर्ष्या करते हैं, उनसे गुस्से में होते हैं, और यह किरदार निभाया है आयरन मैन रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने। और एक तरह से कहा जा सकता है कि सिलियन मर्फी और रॉबर्ट डाउनी जूनियर दोनों के अभिनय ने, खासतौर से सिलियन मर्फी जो कि ओपेनहाइमर का किरदार निभा रहे हैं, फिल्म को किस मुकाम पर ला दिया दोस्तों। और मैं आज एक बात दावे के साथ कह रहा हूं, इस फिल्म के लिए कम से कम 3 ऑस्कर्स मिल सकते हैं। क्रिस्टोफर नोलन को मिलेगा बेस्ट फिल्म के लिए, सिलियन मर्फी को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिल सकता है, और रॉबर्ट डाउनी जूनियर को भी इस फिल्म में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिल सकता है। जब मैं आपसे कह रहा हूं ये फिल्म मास्टरपीस है, तो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि मैं ओपेनहाइमर को मास्टरपीस क्यों मानता हूं। कुछ सीन्स मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मसलन ये वो नजारा है जब ओपेनहाइमर अपनी विक्ट्री स्पीच, अपने विजेता का भाषण देने जा रहे होते हैं, क्योंकि जापान में बॉम्ब गिरा दिया गया होता है। पूरी अमेरिकी जनता जश्न में डूबी होती है कि अब हमारे सैनिक वापस आ रहे हैं, जापान हार चुका है, हम जीत चुके हैं। और तब ओपेनहाइमर अपने चाहने वालों के बीच जाते हैं, उनका स्वागत एक रॉकस्टार की तरह होता है, और वहां पर वो एक डायलॉग कहते हैं कि हमने जापान को सबक सिखा दिया। मगर उसके बाद वो एक और चीज कहते हैं, वो कहते हैं काश ये बॉम्ब उस वक्त बन गया होता जब जर्मनी की हमारे साथ लड़ाई हो रही होती और हम इसे जर्मनी पर इस्तेमाल करते। ये डायलॉग जैसे ही ओपेनहाइमर कहते हैं ना दोस्तों, आसपास सब कुछ बदल जाता है। धीरे धीरे वो जश्न जो है वो दफन होने लगता है, और वो तमाम लोग जो उनके सामने खड़े होते हैं वो आग में जलने लगते हैं, कोयले की तरह राख हो जाते हैं। ये दरअसल ओपेनहाइमर की कल्पना होती है, मगर उन्हें इस बात का अंदाजा हो जाता है कि मैंने एटम बॉम्ब तो बना दिया, मगर मैंने दुनिया को कहां रख दिया। ये एटम बॉम्ब एक जमाने में अमेरिका पर भी कोई इस्तेमाल कर सकता है, और पिछले 70 सालों में ऐसी ढेरों मिसालें आई हैं। मसलन जब कोल्ड वॉर चल रहा था, जब अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच टकराव चल रहा था, तब ऐसे कई मौके आए थे। खासकर एक घटनाक्रम है जिसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, बे ऑफ पिग्स। उस दौरान दोस्तों एक ऐसा मौका आ गया था जब रूस या पूर्व सोवियत यूनियन अमेरिका पर न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल करने वाला होता है। ओपेनहाइमर को कहीं ना कहीं इस बात का आभास था। इसी सीन में वो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अचानक उनका पांव एक खोल पर पड़ता है, एक छोटे से बच्चे की जली हुई लाश जो एक खोल की तरह है। वो जब भाषण दे रहे होते हैं ना, तो उन्हें एक बच्चे की रोने की आवाज आती है। ये तमाम नजारे सिहरन पैदा करने वाले हैं, जो बताता है कि क्रिस्टोफर नोलन बतौर डायरेक्टर इस वक्त हॉलीवुड के सबसे महानतम डायरेक्टर्स में से एक हैं। क्या फिल्म बनाई है दोस्तों। मैं आपको एक और सीन का हवाला देता हूं दोस्तों। ओपेनहाइमर के बारे में एक और चीज बहुत फेमस थी, उनकी एक नहीं कई लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध थे। उन्हें वुमनाइजर कहा जाता था, यानी कि शादी के बाद भी वो अपनी पुरानी लवर से मिल रहे होते हैं, और जब उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई चल रही होती है तब उन्हें जबरदस्त शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, जब कुछ लोगों के सामने उन्हें बताना होता है कि किस तरह से शादीशुदा होने के बावजूद वो अपनी लवर से मिलने गए थे। उनकी लवर जो उनसे पूछ रही थी लगातार कि तुम क्या काम कर रहे हो, मगर ओपेनहाइमर बताते नहीं हैं। वो बात फ्लैशबैक में सामने आती है जिसमें ओपेनहाइमर और उनकी वही गर्लफ्रेंड जिसने मैंने आपको बताया, उन्हें भगवत गीता दिखाती हैं। तो ओपेनहाइमर और उनकी गर्लफ्रेंड एक दूसरे के सामने बैठे होते हैं, और आप जानते हैं जब इस पूरे सीन में ओपेनहाइमर, जिसका किरदार सिलियन मर्फी ने निभाया, वो ये बात बता रहे होते हैं, तब पीछे उनकी पत्नी बैठी होती है, और उसके तुरंत बाद आप एक ऐसा सीन देखते हैं जो सिर्फ क्रिस्टोफर नोलन का शानदार दिमाग ही सोच सकता है। उसके तुरंत बाद दोस्तों कैमरा इस तरह से पैन होता है। जब कैमरा इधर होता है ना, लेफ्ट हैंड साइड पर, तो सिलियन मर्फी
कपड़ों में अपना बयान दे रहे होते हैं, तब उनके शरीर पर कपड़े होते हैं, मगर जैसे ही कैमरा इधर पैन करता है तो सिलियन मर्फी को अपने चेयर पर बैठा दिखाया होता है, मगर उनके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं होता। इसका अर्थ क्या है दोस्तों? कि किस तरह से ओपेनहाइमर अपनी पत्नी के सामने पूरी तरह से निर्वस्त्र महसूस कर रहे होते हैं जब उनकी पर्सनल लाइफ को इस तरह से खोल दिया जाता है। दोस्तों, ओपेनहाइमर के बारे में कहा जा सकता है कि कहने को इस फिल्म में कोई एक्शन नहीं है, मगर आप फिल्म में जो हिंसा है ना, उसे आप अपनी स्किन के अंदर जब आप वो फिल्म देख रहे होते हैं उसे महसूस कर सकते हैं। मसलन इस फिल्म में एक बहुत ही दिलचस्प तजुर्बा किया गया है। जब भी ओपेनहाइमर बात कर रहे होते हैं तो अचानक उनके दिमाग में कुछ फ्लैशेस आते हैं, केमिकल रिएक्शंस के फ्लैशेस, प्रोटॉन न्यूट्रॉन बॉम्बार्डमेंट के फ्लैशेस, धमाके के फ्लैशेस, और एक संवाद के बीच में, एक डायलॉग के बीच में जब वो अचानक आता है ना, तो दर्शक उससे पूरी तरह से हिल जाता है। और मुझे लगता है कि फिल्म मेकिंग में ये बहुत ही नायाब चीज है, जिसे पहले भी कई फिल्मों में इस्तेमाल किया गया है, मगर ओपेनहाइमर के कॉन्टेक्स्ट को आपको समझना पड़ेगा दोस्तों। ओपेनहाइमर एक ऐसे आदमी की कहानी है जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक आदमी बताया जाता है, जिसको इस बात का क्रेडिट दिया जाता है कि उसने दुनिया को लगभग खत्म कर दिया था। इसीलिए इन सीन्स के बहुत मायने हैं। इंतजार किस बात का है दोस्तों? जाइए ओपेनहाइमर देखिए। उसकी एक्टिंग की वजह से, उसके डायरेक्शन की वजह से, उसके संदेश की वजह से, एंड ऑफ कोर्स जैसे मैंने कहा, हिंदू धर्म से जो ओपेनहाइमर का नाता है। किस तरह से ओपेनहाइमर ने गीता के श्लोकों का इस्तेमाल किया था। कौन सा श्लोक? सुनते हैं। मैं प्रलय का मूल कारण और महाकाल हूं, जो जगत का संहार करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। तुम्हारे युद्ध में भाग लेने के बिना भी युद्ध की व्यूह रचना में खड़े विरोधी पक्ष के युद्ध हमारे जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने इसमें खुद को काल बताया है। यहां श्री कृष्ण अपने प्रिय मित्र अर्जुन की शंकाओं का जवाब देते हुए उन्हें युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसी दौरान वो अपना विकराल रूप अर्जुन को दिखाते हैं और बताते हैं कि वो असल में कौन है। कृष्ण कहते हैं, मैं मृत्यु बन गया हूं, अब मैं दुनिया का विनाशक बन गया हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों, ओपेनहाइमर आप देखेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि क्रिस्टोफर नोलन आगे भी इसी तरह की खूबसूरत फिल्में देते रहेंगे। और अविसार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। फिल्मी बातें विद अभिसार।